नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंगेश मिश्रा। शुरू हो रही है फिर से क्लास आपकी डाइजेशन सिस्टम की। जो सेकंड पार्ट था वो आज से शुरू करेंगे। और अभी तक जो आपका चला हुआ है वो उसमें जो पिछली वाली स्लाइड थी या पिछला वाला वीडियो था उसमें आपने सेल का सेकंड पार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट आपने देखा था। डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी लंबा है तो इसलिए मैंने दो पार्ट में से बदल दिया था और आधा पोर्शन आज इस स्लाइड में मिलने वाला है। तो देखते हैं क्या क्या आपको यहाँ पे नया मिलेगा। फिलहाल जो आपने पढ़ा था उसको मैं एक बार रिकैप कर दूँ, पुराना प्रीवियस का पूरा बता दूं कि मैंने बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में मैंने बताया था कि एक सिंगल पाइप है जो कि काफ़ी जगहों पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग मार्फोलॉजिकल चेंज कर लेता है, जिस वजह से उसके अलग अलग नाम आ जाते हैं। और हर एक जगह पे अलग अलग एंजाइम आते हैं जो अपने तरीके से अपने अपने लेवल पे अलग अलग चीज़ों को पचन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए टाइलिन एंजाइम था जो कि हमारे सैलिवरी ग्लैंड से निकल रहा था। और ऐसे ही हमारे प्रोटीन को पचाने के लिए हमारे अंदर स्टमक से निकलने वाला जो पेप्सिन था, रेनिन था, ये निकल रहा था। ऐसे ही हमारा जो फैट है उसको पचाने के लिए हमारे पैनक्रियाटिक जूस से निकलने वाला लाइपेज एंजाइम था। तो इस तरीके से सारी बातें मैंने कर ली थी और मैंने मुख से लेकर लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा है ड्यूडिनम, वहाँ तक की बातें कर ली थी। अब आज से जो शुरू होगा ड्यूडिनम से ही, फिर यहाँ पे स्लाइड आपको दिख रही, थोड़ा बहुत इसमें मिलेगा, फिर इसके बाद में आगे हम चेंज कराते हुए आपको आगे लास्ट तक ले जाएंगे। और साथ ही साथ आज इस संबंधित इस सिस्टम से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, डिसऑर्डर हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ड्यूडिनम में। देखिए ड्यूडिनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और साथ ही साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन का ये ऐसा पार्ट है जो मार्फोलॉजिकली अगर देखा जाए तो यू शेप्ड होता है, अंग्रेजी का जैसे यू होता है इसी शेप में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है, ये यू शेप में आपको यहाँ से यहाँ तक आपको क्या दिखाई दे रहा है? ड्यूडिनम दिखाई दे रहा है। इसमें जो बाइल जूस है वो आके मिलता है, साथ ही पैनक्रियाटिक जूस आके मिलता है। मैंने ये पिछले वाले भी लेक्चर में बता दिया था। पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दो आके मिलते हैं। बाइल जूस का जो वर्क होता है वो मीडियम को चेंज करता है। कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम को चेंज किस में कर देता है? बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। साथ ही साथ में फैट का इमल्सिफिकेशन कर देता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है बड़े फैट को तोड़कर छोटे छोटे क्रिस्टल में या छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करना, और वो ड्रॉपलेट के ऊपर जब बाद में लाइपेज एंजाइम पड़ेगा तो वो प्रॉपर तरीके से उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो ये पूरी प्रोसेस जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें मैंने बात तो पहले भी कर ली थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इस स्लाइड में भी इसको प्रॉपर तरीके से बताया गया है। ड्यूडिनम में देखो पैनक्रियाटिक जूस क्या क्या काम करने वाला है। सबसे पहले तो ये देखेंगे पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम है। तो एक है ट्रिप्सिनोजन, दूसरा है काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, इसको काइमोट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में निकलता है, बाद में एक्टिव होकर काइमोट्रिप्सिन बदल जाता है। अगला है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, फिर है पैनक्रियाटिक लाइपेज, न्यूक्लिएजेज एंड एमाइलेजेज। कुल मिला के अगर देखा जाए जितने भी एज लगे हुए हैं, ASES, ये जो वर्ड है ये किसी एंजाइम के लिए यूज किया जाता है और जिसके लिए यूज किया गया है उसी को ये पचाने का काम करता है। जैसे न्यूक्लिएजेज है तो यानी कि न्यूक्लिक एसिड को ये पचाएगा। ठीक है, एमाइलेजेज है, एमाइलोपेप्सिन यानी कि ये प्रोटीन को पचाएगा। उसके बाद में पैनक्रियाटिक जो लाइपेज है वो फैट को पचाएगा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को पचाएगा। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिनोजन है, ये इसका काम भी प्रोटीन को पचाने का। तो कुल मिला के यहाँ पे जितना भी आपको दिख रहा है, इसमें जो भी मटेरियल हमारे भोजन के अंदर आपको मिल रहा है वो सारे भोजन के छोटे मोटे फ्रेगमेंट को यहाँ पे पूरी तरीके से डाइजेस्ट किया जाता है। अच्छा, एक बड़ी बात बता दूं कि जैसे मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ तो उस कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भी आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का लगभग 60 to 75% तक पाचन मुख में हुआ। रेस्ट जो 35% जो बच रहा था वो आगे की तरफ मूव कर गया। अब वो स्टमक में तो उसका पाचन होगा नहीं, वो उसी के साथ में मूव करता हुआ चला जाएगा। आगे छोटी हाथ में पहुंचता है तो पैनक्रियाटिक जूस से निकलने वाला जो इसका एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये उसको जाके उस बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को पचा देगा। ऐसे ही हमारे जो स्टमक में प्रोटीन का पाचन हो रहा था जिसमें रेनिन और पेप्सिन ने उसको पचाने का काम किया था, तो उसमें भी यही कहानी हुई। 70 से लगभग 72-75% तक प्रोटीन का पाचन हुआ। रेस्ट जो बच गया वो भी छोटी हाथ में मूव करते हुए चला जाता है। और उसके ऊपर फिर बाद में ट्रिप्सिनोजन जो आपको एंजाइम दिखाई दे रहा है, ये वाला पहला वाला, ये ट्रिप्सिनोजन एंजाइम उसको पचा के पूरी तरीके से जीरो कर देता है। तो कुल मिलाकर जो पचाने का काम है, जो बचे हुए मेन कंपोनेंट हैं फूड के, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, उन तीनों का पाचन यहाँ पे होगा छोटी आंत में इस पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा। और साथ में जो मोस्टली इसका वर्क है वो है फैट के लिए। तो फैट का जो पाचन होगा, रेस्ट पूरा का पूरा फैट यहाँ पे बच के चला आता है, उसको बचाने के लिए आपका पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम इस पे वर्क करेगा। तो सीधे तौर पे SSC में भी पूछा गया है और जो वनडे एग्जाम है उनमें भी पूछा जाता है
कि जो फैट का पाचन है वो किस एंजाइम के द्वारा होता है, या सीधे तौर पे ये भी कभी कभी सवाल दे दिया गया है कि फैट को पचाने वाला कौन सा एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस से निकलता है, तो उसमें आपका लाइपेज एंजाइम निकलता है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से एंजाइम किसको किसको पचा रहे हैं, और साथ ही पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं। तो ये पाचन से संबंधित जितने भी एंजाइम थे वो तो आपने समझ लिया। पचाने के बाद वो भोजन आगे बढ़ जाएगा, छोटी आंत में इलियम वाले रीजन में पहुंच जाएगा और इलियम में उसका एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा पैनक्रियाज पे अपनी नजर डाल लेते हैं। पैनक्रियाज को एक्चुअली मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड का मतलब जब भी आप निकालें तो ग्लैंड का मतलब होता है सिक्रीटिंग बॉडी, यानी कि ऐसी बॉडी जिससे कुछ ना कुछ सिक्रीशन हो। ठीक है, सिक्रीटिंग बॉडी का मतलब है यहाँ पे सिक्रीशन निकलेगा। अब सिक्रीशन किस रूप में निकलेगा, अगर एंजाइम के रूप में निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड बन जाएगी। ठीक है, और अगर हार्मोन के रूप में निकलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जैसी जो बड़ी बड़ी आफत आपको सामने दिखाई दे रही हैं, इसको भी समझने का प्रयास करिएगा। मैं उसे प्रॉपर तरीके से बताने का काम करने वाला हूँ। देखिए एंजाइम जो निकल रहा है वो किससे निकल रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक्सो जो वर्ड निकला है ये निकला है कि किसी भी ग्लैंड से अगर कोई डक्ट निकल के एक टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा रही है उसके सिक्रीशन को, तो इसको बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर मान लो कि किसी ग्लैंड से निकला हुआ सिक्रीशन बिना किसी डक्ट के डायरेक्ट ब्लड में मिल जाए और वो ब्लड ले जाके उसको टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा दे, तो इसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। जस्ट लाइक ये आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पैनक्रियाज से अगर एंजाइम निकले तो वो पैनक्रियाटिक जूस के माध्यम से, पैनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से पहुंच रहे हैं कहाँ तक, ड्यूडेनम तक। और उस पैनक्रियाटिक जूस में मिले हुए वो एंजाइम पूरी तरीके से टारगेट ऑर्गन में पहुंचकर पूरा एंजाइम का मतलब एक्टिव एंजाइम की तरीके से अपना वर्क करने शुरू कर देते हैं और पाचन करते हैं। लेकिन इसी पैनक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दोनों हार्मोन हैं, ये दोनों निकल के ब्लड में मिल जाते हैं और वो ब्लड ले जाकर हेपेटिक पोर्टल वेन के साथ में उसको फ्यूज कर देता है। और फिर बाद में हेपेटिक पोर्टल वेन में जो उस वेन के अंदर पाया जाने वाला ग्लूकोज, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, वो बाद में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, जो कि इन हार्मोन की वजह से होता है। तो कहने का मतलब है एक में डक्ट मिल रही है तो इसको क्या बोले, एक्सोक्राइन। एक में डक्ट नहीं मिल रही तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन। ठीक है, जैसे कि आपके एंडोक्राइन सिस्टम में आप बहुत सारी ग्लैंड देखेंगे, जस्ट लाइक आप देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ठीक है, आपका थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये सारी की सारी ग्लैंड जो अपना हार्मोन निकाल रही हैं वो विदाउट एनी डक्ट निकाल रही हैं और इसीलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन में क्या बताया गया कि ये डक्टलेस है। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड है। ग्लैंड का मतलब क्या है, सिक्रीटिंग बॉडी है लेकिन डक्ट कोई नहीं पाई जा रही। मतलब ये मान लो कि ये ग्लैंड है और इस ग्लैंड ने अपना सिक्रीशन किस में डाल दिया, ब्लड में डाल दिया। मान लो कि ये ब्लड है और ब्लड में डाल दिया और इस ब्लड ने इसको टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा दिया, जहां पे इसको जाना था वहां पर पहुंच गया। टारगेट ऑर्गन में पहुंचने के बाद ये अपना वर्क वहां पे प्रॉपर तरीके से करेगा। ठीक है, तो इसको बोला गया एंडोक्राइन ग्लैंड। जबकि एक्सोक्राइन में कहानी क्या थी, एक्सोक्राइन में कहानी कुछ और थी। एक्सोक्राइन को बोला जाता है डक्टस ग्लैंड, यानी कि डक्ट इसमें पाई जा रही है। मतलब ऐसी सिक्रीटिंग बॉडी जिसके पास एक डक्ट है और उस डक्ट के माध्यम से अपना सिक्रीशन टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा रही है। तो ये आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड में देखने को मिला। तो इसलिए हमारे शरीर में ग्लैंड वाला जो सिस्टम है उसको हम बाद में एंडोक्राइन सिस्टम में प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। उसमें सारी की सारी ग्लैंड को डिफाइन करूंगा, उनके सारे हार्मोन को डिफाइन करूंगा, हार्मोन के टारगेट ऑर्गन को डिफाइन करूंगा और साथ में हार्मोन की एक्टिविटी या फंक्शन को भी डिफाइन करूंगा। तो इसलिए आपको दौड़ने भागने की जरूरत नहीं, सारी चीजें मिलने वाली है। फिलहाल जो आपका डाइजेशन चल रहा था उसमें क्या क्या होने वाला है वो यहाँ पे समझिए। तो एक सेकेंड, ये है, सॉरी ये वाला है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे दो हार्मोन भी निकलते हैं किससे, पैनक्रियाज से। एक तो इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागॉन। इसको हम अभी थोड़ी देर बाद में बताएंगे। इससे पहले हम आपको इस डाइजेशन के आगे वाली प्रोसेस को बता देते हैं, यानी कि आपको क्या बता देते हैं, आगे आपको मिलने वाला है एब्जॉर्प्शन, वो बता देते हैं। देखिए डाइजेशन में आपने क्या देखा, डाइजेशन में उन चीज़ों को तोड़ा गया, यानी कि ब्रेक डाउन वाला काम हुआ। और ब्रेक डाउन होने के बाद बड़ी चीज़ों को तोड़कर छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया गया और वो टुकड़े एब्जॉर्ब होने के लायक हो गए। एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है कि हमारी उस इंटेस्टाइनल वॉल में छोटे छोटे छेद पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे जो छेद हैं, इन्हीं छेदों के माध्यम से ये पार्टिकल उसमें एंट्री कर जाएंगे और वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लड में पहुंचा दिए जाएंगे। ब्लड उनको ले जाके हर एक सेल तक पहुंचा देगा।
जब सेल के पास वो पहुंचेंगे तो सेल उनका पूरी तरीके से यूज कर लेगी। यूज करने का मतलब क्या है कि वो उनके अगर प्रोटीन के अमीनो एसिड पहुंचे तो उनसे नई प्रोटीन बनाना, कार्बोहाइड्रेट के रूप में अगर ग्लूकोज पहुंची है तो इसका मतलब उससे वो एनर्जी प्रोवाइड कर पाएंगे, और जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो वहाँ पे बर्निंग होगी, बर्निंग होने के बाद एटीपी बनेंगे। तो कुल मिला के ये जो पूरी प्रक्रिया आपको दिखाई दी, ये पूरी डाइजेशन की प्रक्रिया थी, लेकिन इसमें एक वर्ड जुड़ रहा था, वो क्या जुड़ रहा था? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन है क्या, होगा किस साइड पे, कैसे होगा, ये सारी प्रोसेस आपको अब जाननी है। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें इंटेस्टाइन में आपने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो थर्ड वाला हिस्सा था, जैसे बोलते थे इलियम रीजन, इस इलियम रीजन में थोड़ी सी मॉर्फोलॉजिकल चेंज हुई। नॉर्मल अगर मान लो कि एक कोई इंटेस्टाइन की एक फ्रेगमेंट को उठाएं तो अंदर की दीवार कुछ स्मूथ ऐसे आपको दिखती थी, ये नॉर्मल इंटेस्टाइन थी। मतलब ये कह सकते हैं कि बिफोर द इलियम, इलियम से पहले की स्थिति थी। लेकिन जब ये इलियम में पहुंचे तो इलियम में पहुंचने के बाद इनकी कंडीशन कुछ और हो गई। क्या हो गई? कुछ चेंज आया। वो चेंज ऐसा आया, इसमें आउटग्रोथ आपको दिखाई देंगी, इंटरनल वाल में आउटग्रोथ होगी, थोड़ी बहुत उभारपन या उंगली जैसी संरचनाएं निकल के आ जाएंगी। इसको थोड़ा सा हम और बाहर की तरफ निकाल के देखें तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसकी इंटरनल वाल जो होगी वो कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब इस इंटरनल वाल के हाईली फोल्डिंग के पीछे का रीजन क्या हो सकता है? देखो अगर ये नॉर्मल वाल होती, नॉर्मल वाल होती मतलब ये ऐसे होती और इसके अंदर की भी वाल ऐसे होती, तो इसको अगर हम फ्रेगमेंट को अगर यहाँ से कट करके फिर बाद में सीधा करें तो ये लंबा वायर इतना मिलेगा, मतलब सरफेस एरिया इतना ही मिल पाएगा अंदर का। लेकिन अगर ऐसा ना करें, हम इस तरह से फोल्डिंग कर दें तो इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा, काफ़ी लंबा सरफेस एरिया हो जाएगा। कैसे देखते, यहाँ से लेके यहाँ तक, थोड़ा सा इसको पेन को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो इससे समझने में आसानी होगी। यहाँ से शुरू किए, देखो ये यहाँ तक गया, मान लो 1 सेंटीमीटर रहा होगा, ये 2 4 6 8 10 20, तो इस तरीके से 150 सेंटीमीटर तक का दायरा बढ़ गया, मतलब 10-20 गुना ज़्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है। अब इस सरफेस एरिया में ही छोटे छोटे छेद हैं, मतलब इसी में छोटे छोटे इसकी वाल में ही छेद हैं, और उन्हीं छेदों के माध्यम से एब्जॉर्ब होना, मतलब अगर इसको मैग्नीफाई करेंगे, एक को निकाल लेते हैं, सपोज करिए कि हम ये वाला हिस्सा यहाँ पे देखते हैं, ठीक। और इस वाले हिस्से को हम यहाँ पे मैग्नीफाई करने के बाद में अंदर देखते हैं, इसमें कुछ ब्लड वेसल्स भी रहेंगी, जो कि ब्लड वेसल्स ऐसे फैली हुई हैं। यहाँ की ही दीवार थी अंदर से, यहाँ पे छोटे छोटे छेद हैं इनमें, और उन छेदों से होकर आने वाला भोजन इसके अंदर कहीं ना कहीं जाके एब्जॉर्ब होता चला जाएगा। मान लो कि ये सराउंडिंग्स में भोजन था, यानी कि फूड पार्टिकल थे, और ये फूड पार्टिकल इसके अंदर जाके एंट्री कर जाएंगे। अब फूड पार्टिकल में अगर यूनिट में टूट चुका है, छोटे छोटे अपने यूनिट में आ चुका है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट किस में बदल गया, ग्लूकोज में, जो फैट है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में अगर बदल चुका है, तो ऐसे बदलाव की वजह से यूनिट फॉर्म में आ जाएगा, छोटा हो जाएगा और उसमें आसानी से इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया पूरी आपको कहाँ दिखाई दी? ये पूरी प्रक्रिया आपको इलियम रीजन में, यानी कि छोटी आंत का थर्ड पार्ट, उसमें दिखाई दी, और वहां से ये पाचन की प्रक्रिया खत्म होकर अवशोषण की प्रक्रिया के रूप में आपको सारी चीजें दर्शित होती है। अब उसके बाद में नेक्स्ट में देख लेते हैं, जब छोटी आंत से आगे भोजन पहुंचेगा तो ये पहुंच जाएगा बड़ी आंत में, ठीक है। बड़ी आंत में भी कोई पाचन जैसी प्रक्रिया नहीं हो रही, वहां पर भी एब्जॉर्प्शन की ही प्रक्रिया आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये बड़ी आंत में जो आपको प्रक्रिया दिखाई दे रही है वो कौन सी दिखाई दे रही है? ये भी एब्जॉर्प्शन की होगी। अब यहाँ से मान लो कि छोटी आंत का इलियम रीजन यहाँ पे आके इससे जुड़ गया था, तो इलियम में जो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया चल रही थी वो पूरे न्यूट्रिएंट्स की, यानी फूड न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया गया। उसके बाद में जब ये भोजन अंदर पहुँचेगा तो अंदर पहुँचने के बाद इससे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा। क्या क्या? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल को H2O को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाएगा, और ये प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब किया जाएगा। अगर ये ना होता ना तो डिसेंट्री शुरू हो जाती, पता चला कि फीकल मैटर के साथ में पानी खूब निकल रहा है,
तो इससे आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है और ऐसी कंडीशन में लोग कमज़ोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन नेचर ने सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रखी है, रीअब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, वाटर को प्रॉपर तरीके से दोबारा अवशोषित कर लिया जाएगा और बिना पानी का, या कहते हैं मतलब बिना पानी का मतलब ये नहीं होता है 0% हो जाए, थोड़ा बहुत परसेंट रहेगा, मैक्सिमम पानी को एब्जॉर्ब करके इसको खींच लिया जाएगा। उसके बाद में भोजन आ जाएगा यहाँ पे रेक्टम रीजन में, और रेक्टम रीजन में आने के बाद भी भोजन को रोक लिया जाएगा और वो रुके हुए भोजन से फिर से H2O का रीएब्जॉर्प्शन होगा, मतलब पानी को मैक्सिमम निकाला जाता है और उसके बाद में सुबह के टाइम तो ये बाहर हो ही जाएंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में आपने क्या देखा, शुरुआत में आधे हिस्से में आपको पाचन दिखाई देता, मतलब शुरुआत में सबसे पहले आपको मास्टिकेटिंग मिली यानी कि फिजिकल डाइजेशन, उसके बाद में केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाता है स्टमक से और मुख से ही। तो केमिकल डाइजेशन के बाद में ये भोजन धीरे धीरे पहुंचता है छोटी आंत के उस हिस्से में जहां से डाइजेशन की प्रक्रिया खत्म होकर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और वो क्या था, इलियम रीजन। इलियम रीजन में प्रॉपर तरीके से आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद में उसको भेज दिया जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में फिर से रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है पानी का और फाइनली वो बाहर हो जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं में एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और वो एब्जॉर्ब जो आपका न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर मॉलिक्यूल है वो किस में मिल जाता है, वो जाके ब्लड में मिल जाता है और ब्लड उसको ले जाके पूरे शरीर में हर एक जगह तक पहुंचा देता है। इसके लिए एक काम करती है कलेक्टिव डक्ट जिसका नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन, मतलब यहाँ पे एक वेन होगी, इसका नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन। ये क्या करती है, ये कलेक्ट करती है, ये कलेक्ट करती है क्या, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन, या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल से इसने क्या किया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया या कलेक्ट कर लिया न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट्स मतलब हमारे पोषक पदार्थों को निकाल लिया, ठीक है, और उन पोषक पदार्थों को ले जाके हमारे हर एक सेल तक पहुंचा देगी, ठीक। इसी के अंदर घुले हुए हैं, मान लो हम इसको अलग कलर से दिखा देते हैं और इनका मूवमेंट इधर की तरफ रहेगा। अब ये हेपेटिक पोर्टल वेन निकलती है लीवर के बगल से। तो जब इसने देखा कि हमारे पूरे शरीर में प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज पहुंच चुका और उसके बाद भी इसने देखा कि हमारे अंदर ढेर सारा ग्लूकोज अभी बचा हुआ है, इसको ऐसे समझो कि हमें भूख लगी थी 3-4 रोटी की, हमने ठूस के 10-20 रोटी खा ली। अब जब रोटी ज़्यादा जाएंगी तो ग्लूकोज ज़्यादा मिलेगा हमको, ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो यहाँ पे वर्क तो है नहीं, इसका कोई यूज तो है नहीं भाई, यूज तो उतने ही थे, 4 रोटी में जितना ग्लूकोज मिलता उतने में हमारा पूरा शरीर आराम से फंक्शनल था, लेकिन हमने 10 खा के जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इकट्ठा किया वो इसी ब्लड में तैर रहा है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो सबका होना था, ठीक। अब जब ये तैर रहा है तो इसको क्या करेंगे, इसको ले जाके बगल में एक लीवर के बगल से इसको निकाल देंगे हिपैटिक पोर्टल वेन को, और इस हिपैटिक पोर्टल वेन के अंदर का जो भी ग्लूकोज था, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, वो इसमें जाके स्टोर कर दिया जाता है। इसको ऐसे समझो कि हमारे पास काम धंधे करने के बाद अच्छा खासा अमाउंट में पैसा आ गया और उस पैसे में मैंने देखा कि मुझे 10-20 हज़ार रुपये पर मंथ की टोटल खर्च थी और उस खर्च के अलावा भी मेरे पास लगभग 40-50 हज़ार एक्स्ट्रा अमाउंट में पैसा बच रहा है, तो उस पैसे को हम क्या करते हैं, उसको उठा के बैंक में स्टोर कर देते हैं। तो वो जो बैंक बैलेंस के रूप में जमा किया गया पैसा है वो हमारे वक्त ज़रूरत बाद में जब कभी भी मान लो कि पैसे की अर्निंग ना हो पाए या कोई समस्या आ जाए तो वहाँ पे उसका यूज किया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो था उस ग्लूकोज को यहाँ पे ग्लाइकोजन के फॉर्म में रोक दिया गया, ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पे स्टोर कर दिया गया। किस में स्टोर किया गया था, लीवर में, लीवर में स्टोर किया गया है। यानी कि लीवर के अंदर पाई जाने वाली हेपेटोसाइट सेल जो हैं वो स्टोरेज सेल का काम करेंगी और उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में वहीं पे इकट्ठा रहेगा। मान लो बाद में आप कभी ऐसी स्थिति में है कि खाना नहीं मिला टाइम से, भूख लगी है, एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी यहीं से निकाल ली जाती है। तो इस तरीके से आपका एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये काम खत्म हो जाता है। अब थोड़ा सा हम उन समस्याओं पे बात कर लेते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है। जैसे कि पहली समस्या है डायबिटीज़, और डायबिटीज़ 2 टाइप की होती है, इंसिपिडस और मेलिटस। इसमें जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ हैं वो भी आप समझ रहे होंगे बुढ़ापे में और उन लोगों को होती है जो जिनके साथ में ये दिक्कतें आती हैं इंसुलिन को लेकर। लेकिन रियल में समस्या क्या है, रियल में समस्या ये है कि हमारे पैनक्रियाज में निकलने वाला इंसुलिन अगर कम मात्रा में निकलता है
तो ये काम जो अभी पिछली स्लाइड में मैं बता रहा था, ये काम नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का जो काम है वो काम इंसुलिन करता है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में किया जाता है। अगर इंसुलिन कम निकला तो ग्लूकोज तैरता रहेगा, ग्लाइकोजन बन ही नहीं पाएगा। और अगर नहीं बन पाया तो वो ग्लाइकोजन जो यहाँ पे नहीं बन पाया था, जो ग्लूकोज यहाँ पे तैर रहा था, वो हमारे पूरे ब्लड को गाढ़ा कर देगा और हमें ढेर सारी समस्याओं से ग्रस्त कर देगा। इसी को बोलते हैं शुगर रोग या डायबिटीज। ठीक है। अब उसमें क्या होता है, उसमें उठा के इंसुलिन का या तो इंजेक्शन लगाया जाए या तो फिर हमारे खाने पे कंट्रोल किया जाए जिसमें ग्लूकोज की मात्रा कम जाए। नेक्स्ट है आपका कि इन सारी प्रक्रियाओं में नाम क्या होने चाहिए। जैसे एक है ग्लाइकोजेनेसिस, इसमें क्या है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, मतलब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए तो इसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। अगर मान लो उल्टा कर दिया जाए, अगर हमें भूख लगी है, जरूरत है, स्टोर किया हुआ ग्लाइकोजन हमें तोड़ के फिर बाद में ग्लूकोज बदल के और हमें एनर्जी मिल रही है, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। देखो ग्लाइकोजेनोलिसिस बोलते हैं। मतलब ग्लाइकोजेनोलिसिस का मतलब क्या है कि हमारी जो ग्लाइकोजन है वो टूट गई और ग्लूकोज बन गया। होता क्या है कि जैसे मान लो हमने खाना खाया, सब ठीक था, लेकिन दूसरे दिन फास्ट पे हम व्रत रह रहे हैं, या मान लो किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, मैंने खाना नहीं खाया, तब भी तो शरीर को एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो वही स्टोर्ड बैंक बैलेंस वाला ग्लाइकोजन टूटेगा, दोबारा ग्लूकोज बनेगा और वो हमारे सभी उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। कभी कभी होता है कि उसके बाद भी हम खाना नहीं खाते हैं, उसके बाद भी हम नाराज बैठे हुए हैं, तो हमारे अंदर की जो नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल सोर्स है, जिसके आप बोलते हैं मोस्टली प्रोटीन है, फैट है, ये टूटना शुरू हो जाएगा और वो टूट टूट के फिर बाद में ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो का मतलब नया, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, जेनेसिस का मतलब बनना, यानी कि ग्लूकोज नए तरीके से बनने लगा और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इस प्रक्रिया में हमारे अंदर की प्रोटीन टूटती है। ज़्यादा दिनों तक आप खाना नहीं खाएंगे, प्रोटीन टूटती रहेगी, तो इसको बोलते हैं भुखमरी। भुखमरी वाली समस्या आ जाएगी। अच्छा, ये जो ग्लूकागॉन इंसुलिन से सवाल क्या पूछा जाता है कि ये जो पैनक्रियाज हैं उनकी बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन और पैनक्रियाज की अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन। जो मतलब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं, उनमें बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन और अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन। ये कई बार पूछा गया, इसको रट लीजिएगा, ये बहुत काम का है। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, उसे बताने की जरूरत नहीं है, वो कंप्लीट हो चुका है। ये सारी बातें विलाई वाला सब कुछ कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। देखो यहाँ पे ये अंदर की वाल पे देखो क्या हुआ है, फोल्डिंग हो गई है और ये विलाई में कन्वर्ट हो गए हैं। ये विलाई कहाँ बन रही है? ये विलाई बन रही है इलियम रीजन पे। ठीक है, इलियम रीजन पे बन रही है। अगली प्रॉब्लम जो होती है वो है अमीबिक डिसेंट्री, और इसमें जो काम करता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटी का काम करता है, यानी कि एक प्रोटोजोअन्स है जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। होता क्या है, जो रेक्टम है, रेक्टम की जो मसल्स हैं वो अंदर की तरफ होती हैं, अंदर की तरफ मतलब ऊपर उठी हुई ऐसे। अब इन मसल्स में आ जाए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका महोदय, इनको डिस्टर्ब कर दें तो ये मसल धीरे धीरे ऐसे हो जाएंगी। अगर ऐसे हो गई तो भोजन बाहर निकल जाएगा, रुकेगा नहीं, तो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, और वो नहीं हो पाएगा तो फीकल मैटर प्लस वाटर बाहर निकलता चला जाएगा, और ऐसी कंडीशन में आपको डिसेंट्री की प्रॉब्लम आएगी, और जो कि आपको डिहाइड्रेट कर देगी, पानी की कमी आ जाएगी, आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, और ऐसी समस्या को बोलते हैं एमोबिक डिसेंट्री। और इसमें जो वर्क कर रहा है प्रोटोजोन, उसका नाम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसका नाम बार बार रट लीजिए, बहुत पूछा गया है। प्रोटोजोन पैरासाइट है, ठीक है, पानी में मिलता है, गंदे पानी में, इन सब में। वॉमिटिंग का मतलब क्या है? एंटी पेरिस्टाल्सिस होती है, भोजन को नॉर्मल जाना चाहिए आगे की तरफ, और स्टमक से भोजन बाहर की तरफ निकल गया, धक्का लग गया और इसने अपने जो फ्लैप था उसको लात मार के पूरी तरीके से खोल दिया ढक्कन, और फिर बाहर आना शुरू हुआ। इसको ऐसे समझिए कि नॉर्मली स्टमक ऐसे होता है और स्टमक में यहाँ पे एक फ्लिप लगा होता है, ढक्कन। इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पे एक अवरोध है और ढक्कन ऐसे है। अब ये ढक्कन ऊपर की तरफ नहीं खुलेगा लेकिन नीचे की तरफ खुल जाएगा, मतलब खाना आ सकता है अंदर, ऊपर नहीं जा सकता। जब पेरिस्टाल्सिस होती है तो ये बचा रहता है और खाना नॉर्मल अंदर भरा रहता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन जब आपने कुछ ऐसा देख लिया जो आपको देखने लायक नहीं था या गंदा था और आपको वॉमिटिंग फील हुई, तो उसमें क्या होता है, प्रेशर इतना ज़्यादा लगता है कि ये फ्लिप खुल जाता है और भोजन बाहर की तरफ आ जाता है मुख के रास्ते से। उसको बोलते हैं वोमिटिंग। तो वोमिकाइंड जो सिरप वगैरह होते हैं या पैरिनॉर्म वगैरह होते हैं वो इसको सही करते हैं, ये दवाएं हैं। एस्कैरियोसिस का मतलब होता है एस्कैरिस एक
राउंड वर्म है, ये देखो लिखा हुआ है। ये राउंड वर्म हमारी इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है और वो हमारे न्यूट्रिटिव मटेरियल को खाता रहता है और हमें कमज़ोर बना देता है। और कह सकते हैं कि अंदर की जो इंटेस्टाइन अल्सरेशन वाला काम है, यानी कि उसको जहाँ पे खाएगा वहाँ पे उस इंटेस्टाइन को भी घाव बना देता है। तो उस अल्सरेशन की कहानी जो है इनसे संबंधित हो जाती है। एस्कैरिस में बहुत भयंकर दर्द होता है पेट में, भूख कम लगती है, मितली आती है और आदमी परेशान होता है। छोटे बच्चों में ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि वो बिस्किट वगैरह जब नीचे कहीं ज़मीन पर गिर गया उसको तब भी उठा के खा लेते हैं, उसमें मिले हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं धूल में, तो वो उनके इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में स्कैरियासिस होती है। इसमें स्पेशली जो राउंड वर्म है उसका नाम क्या है, एस्कैरिस है। ठीक है, स्कैरिस की वजह से होता है। ये एक राउंड वर्म है। नेक्स्ट है आपका टीनियासिस। इसमें टीनिया सोलियम वर्क करता है, टीनिया सोलियम। तो इस टीनिया सोलियम में आप ये समझ लीजिए कि इसका जो सोर्स है यानी कि होस्ट है वो दो होते हैं, एक तो सुअर होता है और दूसरा मैन होता है। ठीक है, कभी कभी गाय वाले बाड़े में भी पहुंच जाता है, हालांकि मैक्सिमम सुअर वाले में देखा गया है। तो ये टीनिया सोलियम जो है ये फ्लैट वर्म है, या कह सकते हैं फीताक्रमी से बोलते हैं। ये हमारे शरीर में अगर आ गया तो इसका एक प्रोग्लैंटिड भी धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता पूरे पूरे इंटेस्टाइन को कवर कर सकता है। और इसमें जो स्कोलेक्स होता है, ये वाला हिस्सा, इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, यानी कि कील पाई जाती है, वो घुसा देता है हमारे इंटेस्टाइन में और उसी में फंसा रहता है। तो जो कुछ भी हम खाएंगे ये लगेगा इसको, हम कमज़ोर होते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा और फाइनली आदमी की डेथ तक हो सकती है। मोस्टली देखा गया साउथ एशियाटिक कंट्री में, जैसे कि आपका कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, फिलीपींस इत्यादि देश हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा समस्या आती है। वो इसलिए होती है क्योंकि सुअर का अधपका मांस अगर हम खाते हैं तो टीनिया वहाँ पे पहुँचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब देखा गया कि गोभी में भी ये कहीं कहीं पे मिल जाता है, तो गोभी को भी अच्छे से पका के खाना चाहिए। स्पेशली चाउमीन वगैरह वाले तो कच्चे डाल देते हैं, उसमें तो और नुकसान होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज तक की जो कहानी थी उसमें हमने बीमारी और पूरा फंक्शन को कंप्लीट कर दिया। तो आज जो आपको मिल रहा है ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट पोर्शन मिल रहा है। थैंक यू, बाय बाय। फिर बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।